प्रबंधक अंजलि मिश्र जी, प्रोफेसर बिंदा परांजपे जी, सिंसन पटेल मैडम, प्रभात मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अति प्रिय और जिनकी स्नेह छाया हम लोग अक्सर मिलती रहती है, तमाम दुर्विनीतों के दुर्वचन के बावजूद ऐसे प्रोफेसर बलराज पांडे, भाई नरेंद्र मिश्र जी और सभागार में बैठे हुए आप सभी छात्र और छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बातचीत हो चुकी है और ये मुझे तो सुनना ही था और औपचारिकता बस ध्यान रखना था। तो मैं सबके प्रति सबसे पहले अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यह भी कि असल में यह पूरा कार्यक्रम में मेरा कुछ नहीं है। वह पूरा का पूरा कार्यक्रम डॉक्टर विंध्याचल यादव का है, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की मैं अक्सर इनको जब पहले से ही जब से इस विश्वविद्यालय में आगे लगभग सभी से कहता हूँ, प्रभात है, किंसन है, कि भाई लिख पढ़ रहे हो तो किताब आनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में। विंध्याचल से बहुत दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किताबें आनी है, सबकी किताब। महेंद्र से तो अक्सर वो पूछता रहता हूँ, कोई किताब है, तो अच्छा लगता है कि किसी बहाने कम से कम कुछ असर पड़े हमारे नए साथियों पर। और पुराने साथियों में तो कुछ असर होने से रहा, तो हम लोग जो भी होता है नए से ही उम्मीद करते हैं। तो विंध्याचल जी की यह किताब आई, राजकमल प्रकाशन समूह से आई। इस रूप में यह इनकी पहली किताब है, क्योंकि किताब का जो क्रक्स है, जो प्राण तत्व है, यह इसकी भूमिका है। और मैं बुद्धिमान लोगों से तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे कहने में कई तरह के संकट हैं, लेकिन अपने छात्रों से या जो नई पीढ़ी से जो मुझसे जुड़ी नई पीढ़ी है, हमारे विभाग में जो हमारे नए सहयोगी हैं या हमारे जो लिखने पढ़ने वाले लोग, मैं कहता हूँ अगर कविता में या साहित्य में रुचि है और आपको आलोचना में आगे बढ़ना है। मैं आज ही मैं एमए की कक्षा ले रहा था, तो उसमें मैंने ये बातें कही मैंने कि कविता को कैसे खोलना चाहिए, सहमति असहमति की चिंता छोड़िए, वो क्योंकि ऐसा आज तक कुछ भी नहीं लिखा गया जिस पर पूर्ण सहमति है आज तक। और पूर्ण सहमति जिस रचनाकार पर, जिस लेख पर हो जाएगी, वो तो उसी दिन विदा हो जाएगा। उसकी अमरता के पीछे पूर्ण सहमति और पूर्ण असहमति दोनों का द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व के भीतर ही से ही रचनात्मक विस्तार होता रहता है, तो वह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। तो ये जो विंध्याचल में भूमिका में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों ने लिखा और बहुत कुछ लिखा गया। 3 स्वतंत्र किताबें मेरे रचनाकार पर संपादित हुई हैं, आई हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन इनकी जो भूमिका है, इनका जो लेख है, यह जब छप के आया तो कई बार मैं भी बहुत ही चकित था। इनकी मेधा से तो परिचित था, लेकिन पाठ के प्राण तत्व तक पहुंचने की जो सामर्थ्य थी, इससे मैं भी चकित था। मुझे भीतर बहुत अच्छा लगा। कृष्ण मोहन जी चले गए हैं, मैं ये कहता कि मैं 2 आलोचकों के बीच फंसा नहीं हूँ। एक ऐसा भाग्यशाली कवि हूँ जो अपने आप को बहुत अच्छा, मैं सुखद अनुभव से गुजरता हुआ देखता हूँ। कृष्ण मोहन जी मेरे पुराने मित्र हैं, बैचमेट, मेरे आसपास हम लोग साथ हैं इलाहाबाद से, जो विख्यात आलोचक हैं, आप सब जानते हैं। और विंध्याचल जी नई पीढ़ी के सुख्यात आलोचक हैं। तो विख्यात और सुख्यात के बीच में मैं जब आ गया हूँ, तो कुछ भला हो ही रहा है। तो मैं उसको इस भलाई से देखता हूँ। कृष्ण मोहन जैसे हमारे छात्र जीवन के बड़ा मैत्रीपूर्ण सहसंबंध, और हम दोनों ने एक दूसरे के राग, अनुराग, विराग सबको देखा है। अब चले गए, बहुत कुछ उनके बारे में मुझे कहना था, लेकिन कोई निजी प्रसंग है जिसकी वजह से तुरंत चले गए है। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये पूरा कार्यक्रम जो आयोजित है विंध्याचल जी के द्वारा चयनित कविताओं के ऊपर उनकी संपादकी के साथ, उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, किसी भी घर कितना भी सुंदर बना लीजिए, लेकिन दरवाजा जब तक सुंदर नहीं होगा
तब तक उसमें सिर्फ प्रवेश लोग नहीं करेंगे, शायद देखेंगे भी नहीं। देखेंगे तब तो प्रवेश करेंगे। तो ये जो भूमिका है असल में इस चैन का वो सुंदर दरवाजा है जिसको देख करके आपका प्रवेश करने का मन करेगा और प्रवेश भी नहीं करने का मन करेगा, बल्कि उसके विविध कमरों में ताक झांक करने की इच्छा भी बलवती होगी। ये इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले मेरे मन में नहीं था कि आज मैं देख रहा था गीता मैडम कि यहाँ जितने लोग वक्तव्य दे रहे थे, प्रभाकर ने बहुत सुनीति ने बहुत तैयारी से अपनी बात की, बीच बीच में महेंद्र जी के जो कोट्स हैं वो भी बहुत ही मुखरित करने वाले हैं, बल्कि मुखलित कोट्स मैं कहता हूँ, खिले हुए कोट्स हैं, उद्धरण हैं। तो ये सब ये सारी चीजें, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, मैंने ये चीज, और मैं कभी सोचता था कि जब इस पुस्तक पर कभी चर्चा हो तो नई कविताएं नहीं, यानी ओरहन के बाद 2014 के बाद या कहीं 2012 जो रेत कृतियों के बाद कविताएं नहीं, लोग बोलीवाद और जहां सब शहर नहीं होता और अपनी तरह के लोग उन पुराने संग्रहों पर चर्चा करें, कविताओं पर चर्चा करें जो आप ही के वय में मैंने लिखा कि यहाँ छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं इलाहाबाद के दिनों में, क्योंकि उन पर चर्चा विद्वान कम करते हैं। जाए तो नई सदी या इधर की जो कविताएं आई हैं, कुछ नई कविताएं बीच में कोणार्क और अल मिकदार, जो नई कविताएं जो कहीं प्रकाशकों संग्रह में आई हैं, तो ये अच्छा लगा। और जाने अनजाने की ज्यादातर वक्ताओं और आलोचक मित्रों ने उन पुरानी कविताओं को अब अपनी तरह के लोग, जिसका कृष्ण मोहन जी जिक्र कर रहे थे, सोचिए कि वो कथा में अपने समय के 2004 की कथा में 10 कविताओं के साथ, और मार्कंडा और कथा के नई पीढ़ी नहीं समझते, कथा उस जमाने की सरस्वती हुआ करती थी, उस जमाने की, मैंने अर्ली 90s में मार्कंडे उसके संपादक हुआ करते थे। मैंने उसमें छपने का मतलब, अब तो कोई पत्रिका नहीं है एक तत्वों को छोड़कर इसमें छपने कोई मतलब नहीं ज्यादातर, लेकिन कथा जैसी पत्रिका में, उस जमाने में आलोचना जैसी पत्रिका में छपने का मतलब लेखक हो जाना तो खोजते थे लोग कि कौन लड़का ऐसी कविताएं प्रकाशित। जैसे इस समय तमाम लड़कों को, अपने छात्रों हम लोगों ने यह क्लास में पढ़ाते रहे, लेकिन आप में तमाम छात्रों हमने नहीं जाना, कोई तत्व में छपा, कोई आलोचना में छपा, कोई हंस में छपा, तो हमें सारे मित्रों ने, हमारे शिक्षकों ने बुला के उससे बात किया, और इसके इसी बीच से कई कवि यहाँ से निकले, कम से कम 1 दर्जन कवि यहाँ से निकले ही हैं हमारे यहाँ पिछले 10 वर्षों में। और हम इस सदर कह सकते हैं कि हिंदी विभाग से अकेले 1 दशक में 1 दर्जन कवि, और वो कवि बहुत ही ख्यात कवि है, कि कम मूल्यवान नहीं है, रोज रोज कवि पैदा नहीं होते, रोज रोज कविताएं लिखी जाती हैं, कभी तो कभी पैदा होते हैं अपनी कविताओं के दम पर जो आगे बढ़ते हैं। खैर, ये कुछ बातें थी, इसलिए मैं पूरा ये श्रेय जो है मैं विंध्याचल जी को ही देना चाहता हूँ, और मैं अपनी भी बधाई, अपने हिस्से की बधाई भी इन्हीं को देता हूँ। जहाँ तक कविता पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखिए, मैंने जो इस जीवन के इस मोड़ पर लगभग 35 वर्ष के साहित्य कर 35-40 वर्ष हो गए छात्र जीवन से लिखते पढ़ते, तो ये मुझे अब सोच रहा है कविता पर मैं क्या बोलूं। कविता पर महेंद्र जी का सर 5 मिनट का कविता पर वक्तव्य भी आपका होना चाहिए। तो देखिए, कुछ बातें मेरे में आई कि कविता मेरे लिए बहुरूपात्मक जीवन से संवाद है। ये सूत्र मेरे मन में आज सवेरे आया कि बहुरूपात्मक जो जीवन है उससे मेरा एक तरह का संवाद है, और कविता के माध्यम से ही मैं अपने एक जीवन से अनेक जीवन में शामिल हो पाता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अपना जो एक जीवन है वो अनेक जीवों में बटा रहता है कविता के माध्यम से, खास कविता के माध्यम से। मैं साहित्य यहाँ इस्तेमाल जानबूझ नहीं कर रहा हूँ। तो एक तरह का जो अनेक जीवों के अनेक जीवन के अनुभव हमारे एक जीवन में जो मिलने की सामर्थ्य हमने जैसे विकसित की है, उसका माध्यम तो कविता है। और जाहिर सी बात है, वो माध्यम कविता है तो कविता के शब्द ही हैं, क्योंकि शब्द ही प्रमाण हैं और शब्द ही आलोक है, बगैर उसके तो हो नहीं सकता। और आप सब जानते हैं कि तमिल से लेकर के, कन्नड़ से लेकर के, वारकरी संप्रदाय के मराठी कवियों से लेकर के, और हिंदी के उत्तर भारत के भक्त कवि, पूरी परंपरा शब्द के आलोक की ही परंपरा है। शब्द के आलोक की सामर्थ्य न समझते
तो न तो अंडाल होती, न बसवर्णा होते, न अक्क महादेवी होती, न ज्ञानेश्वर होते, न तुकाराम होते, न नामदेव होते, और कबीर और रविदास भी तब न होते। तो ये पूरी परंपरा शब्द के आलोक की परंपरा है, क्योंकि शब्द बुनियादी तौर पर योजक होते, शब्द कभी विभाजक नहीं होते। ये तो हम लोगों ने गाली गलौज की भाषा दे करके और अपने सुविधा के अनुसार शब्द का इस्तेमाल किया है। शब्द की बुनियादी खूबसूरती उसकी योजकता में है, और इसी वजह से आप देखिए कि कविता आती कहाँ से है। तो कविता असल में ये कहिए कि एक जीवन के विसर्जन की निरंतरता है। मेरे एक जीवन के विसर्जन की निरंतरता है, लगातार चलते हुए, बोलते हुए, बतियाते हुए, पढ़ते लिखते हुए, खाना खाते हुए, जो प्रतिदिन अपने जीवन को मैं विसर्जित करता रहता हूँ, तरह तरह के तत्वों के भीतर अपने को शामिल पाता हूँ। मुझे आज के दिन करीब 3 दशक के अनुभव बाद यही लगता है कि कविता विसर्जन की निरंतरता है। विसर्जन की इस निरंतरता को जो नहीं समझेगा वह कम से कम कविता तो नहीं लिख सकता। वो एक ठहरी हुई ठस और ठोस कविता लिखेगा। यह हो सकता है कि कुछ आदर्श इसमें दिखाई दे, लेकिन बगैर आदर्श के आप एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हर कवि का अपना एक यूटोपिया होता है, उसे आप माने या ना माने, तो वो जो उसका एक आदर्श है कि क्या पाना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो इस रूप में अगर देखेंगे कि कविता मेरे लिए एक जीवन का अनेक जीवन में सहभाग है, और यही वह सामूहिकता है जिसके जो मेरी नियतता है, जो मेरी अपनी पहचान है, वो सामूहिकता जितना कर पाया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह पारस्परिक जीवन की अंतरक्रिया है। मेरे लिए कविता पारस्परिक जीवन की अंतरक्रिया है। और जो मैं पारस्परिक जीवन की अंतरक्रिया कहता हूं, तो यहां पर याद रखिए कि न अजीव के लिए हाइफन, न अजीव के लिए और न ही अजीवन के लिए कोई तिरस्कार है। यानी यहां पर अजीव का भी अजीव की भी स्वीकार्यता है और अजीवन की भी स्वीकार्यता है। इसका मतलब हुआ कि कविता ही वह विधा है जो हम अजीवन भी बोलता है और अजीव की उपस्थिति भी दर्ज हो सकती है। और शायद यही कारण है कि यहाँ पत्थर भी चलता हुआ दिखाई देता है। कि कविता की ताकत, पत्थर भी चलता हुआ दिखाई देता है, पानी भी यहाँ पर बोलता है, रेत भी यहाँ पर हंसती है, और पेड़ तो मुस्कुराते ही हैं। तो ये जो कविता की जो समझ रही, जो चीजें रही, तो अब देखिए कि जगत के नाना जो प्रकार के जो पदार्थ हैं, उनमें जो एक गति दिखाई देती है, वो निरंतर की जो हलचल है, या उनके भीतर की हलचल की जो निरंतरता है, उस निरंतरता के आंतरिक सौंदर्य को जिस दिन हम समझ जाएंगे, हम हर तरह के विभाजन से अपने को दूर रखेंगे, हर तरह की संकीर्णताएं से दूर रखेंगे। आखिरकार बेसिक चीज ये है कि साहित्य या इस जीवन में ऐसा कितना घटित होता है कि आपके हिस्से का छीन के मैंने रख लिया। हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ रहा है। अब अपने हिस्से की लड़ाई न लड़ने वाला व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि उसका हिस्सा कहीं और छीना, उसने कर्म ही नहीं किया और उसे बराबर लग रहा है कि उसका छीना जा रहा है। जबकि जीवन का संघर्ष अपने हिस्से का संघर्ष है। रोजगार का संघर्ष हो, पहचान का संघर्ष हो, शादी विवाह का संघर्ष हो, परिवार का संघर्ष हो, सबका अपना ही तो संघर्ष है। अब विवाह आपका नहीं हो रहा है और गाली दूसरे को दे रहे हैं, गाली उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, उसकी वजह से नौकरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी किताबें नहीं आ पा रही हैं, उसकी वजह से मुझे पहचान। अरे भाई क्या है, कोई किसी को छेड़ रखा है क्या? तो कविता या साहित्य या मनोभाव वह आवेग है, गंगा की तेज धारा की तरह, कि कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है अगर आवेग आप कहें। तो मैं ये बात छात्रों, ये जगह ये मंच छात्रों के लिए है कि अपने आवेग को बचाए रखो, उसको बनाए रखो। ईंट पत्थर सब तुम्हें मार्ग में तुम्हारा अभिषेक करेंगे। और सोचो कि कभी कन्नड़ की कविता में
इष्टलिंग मैडम बैठी हैं, इष्टलिंग और जंगम लिंग का जो कॉन्सेप्ट है अद्भुत है। इष्टलिंग देह है, यानी वह शब्द है, जंगम लिंग वाक्य है ना? जो अब ये जंगल वह वाक्य है। जैसे शब्द की अर्थवत्ता के लिए वाक्य का प्रयोग जरूरी है, वैसे ही इष्टलिंग की अर्थवत्ता के लिए जंगम लिंग से जोड़ना जरूरी है। इष्टलिंग माने वैयक्तिकता, जंगम लिंग में सामाजिकता। दुनिया का हर लेखक ये सोचो कि ये जो लिंगायत भक्त संप्रदाय आया, वह इस बात को बार बार कह रहा है कि दुनिया की सारी गति इस लिंग का जंगम लिंग में रूपांतरण ही है, कोई बस समझे। और ये असाधारण देन रही जिसका असर पूरे उत्तर भारत के भक्ति साहित्य पर, आज की कविता पर है, पूरे साहित्य पर विस्तार से। कभी आगे मैं बात करूँ कि इन दिनों में तमिल, कन्नड़ और मराठी तीनों भक्ति साहित्य की परंपरा पर काम कर रहा हूँ, तो इस पर बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ। ये स्थिति है। बहरहाल तो एक बार पुनः आप सब को का अभिवादन, हमारे बड़ों को मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे छात्र छात्राएँ वह, क्योंकि सब अभी बहुत सारे छात्र छात्राएँ होली के रंग में ही हैं, बहुत लौटे में परिसर लगभग खाली है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर थे आए, सबको मैं अपना स्नेह देता हूँ, सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ। और जीवन में गति और जीवंतता को कभी मत खोना। तमाम गति और जीवंतता, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, प्रभात मिश्रा से लेकर विंध्याचल यादव, ये सब यही के गए लोग हैं। महेंद्र जी, ये सब देखा तुमने, गति में रहे, हलचल में अपनी उपस्थिति बनाए रखे, कोई रोक नहीं पाया, आ गए अपने माँ के कुल में। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद, तुम लोग भी गति में रहोगे कि घूम फिर के यही आ जाओगे और बगल में किसी कविता पर भाषण दे रहे होगे। बहुत बहुत आशीष। बहुत